गाइस, आज हम लेटेस्ट नो द वर्ल्ड सीरीज का 8th पार्ट लाए हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं स्लोवेनिया द ग्रीन ज्वेल। इसमें द ग्रीन ज्वेल इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है और साथ ही में 2016 में इसकी जो कैपिटल है लजुब्लिजाना, उसको यूरोप की ग्रीनरी कैपिटल भी घोषित कर दिया गया था। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जियोग्राफी ऑफ स्लोवेनिया। यहाँ पर हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले देख सकते हैं कि ये यूरोप में सिचुएटेड है। यूरोप में भी स्पेसिफिकली सेंट्रल यूरोप जो है उसमें ये सबसे सदर्न मोस्ट कंट्री है। अब हम अगर इसके यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक्सटेंड की बात करें तो इसका जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 47 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ है और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 45 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ है। अगर हम बात करें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की तो वो है 16 डिग्री 61 मिनट ईस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है 13 डिग्री 37 मिनट ईस्ट। अब हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो उनके नाम है ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया और इटली। इन सब के बीच में यहाँ पर ये सिचुएटेड है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत छोटा सा इसका एक कोस्ट लाइन भी है जो कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से टच है। यहाँ पर हम अगर इसके फिजिकल फीचर्स की बात करें तो ये जो ब्लैक कलर में येलो माउंटेन्स जो आपको दिख रहे हैं वो है जूलियन एल्प्स। ये असलियत में जो एल्प्स माउंटेन है वही है, बस उन अलग अलग कंट्रीज में उनका अलग अलग नाम दिया गया है। तो जो एल्प्स के माउंटेन्स स्लोवेनिया में है उनका नाम रखा गया है यहाँ पर ज्वेलियन एल्प्स। फिर अगर हम यहाँ पर ये येलो कलर के पार्ट की बात करें जो कि जूलियन एल्प्स के थोड़ा ही नीचे आता है, उसका नाम है कार्स्ट प्लेट्यू। ये एक छोटा सा प्लेट्यू है यहाँ पर इसके बिल्कुल किनारे पर। और फिर एड्रियाटिक कोस्ट लाइन, यहाँ पर जो एड्रियाटिक कोस्ट लाइन है वो मेडिटेरेनियन सी के पास में जो ये सारे कंट्रीज हैं उन सब की कोस्ट लाइन को एक ही नाम दिया गया है, एड्रियाटिक कोस्ट लाइन। तो वहां पर ये कोस्टल एरिया है। फिर ये जो येलो कलर का है वहां पर भी माउंटेन्स हैं और उसका नाम है डायनेरिक एल्प्स। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर का है वो एरिया यहाँ पर वो है क्या बोलते हैं प्लेन्स। यहाँ पर एक रिवर का बेसिन है जिसे हम पैनोनियन बेसिन कहते हैं। अब यहाँ पे हम अगर थोड़ा आगे चले तो हम इसकी रिवर्स देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो मेजर रिवर्स हैं उनमें नाम आता है द्रवांजा, सावा, क्रका, इद्रिचका और रेका। ये वहाँ के कुछ मेजर रिवर्स हैं। और अगर हम बात करें कि वहाँ पे कौन से प्रोविंसेस हैं तो ये सारे उधर के नाम हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या है ये सब। फिर अगर हम स्लोवेनिया की हिस्ट्री की तरफ बढ़े तो हम अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ स्लोवेनिया। ये उस टाइम की बात है जब रोमन एम्पायर अपनी पीक पर था। उसने यहाँ पर स्लोवेनिया पर भी कब्जा कर रखा था। इस पूरे बड़े से मैप के अंदर अगर हम थोड़ा सा झांकें तो इटली के पास यहाँ पर हमें स्लोवेनिया दिखाई पड़ता है। अब से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री के जो सेक्शन है उसमें जो उसके एम्पायर्स रहे हैं उसके आसपास के, तो वहाँ पे एक छोटा सा मैप उसका भी लगाएंगे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के साथ, जिससे कि पता चले कि जो अभी का यहाँ पे स्लोवेनिया है उसके हिसाब से जो एम्पायर्स थे वो कितने बड़े थे। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं जो ये रोमन एम्पायर था वो यूरोप के पूरे सदर्न पार्ट पे यहाँ तक कि ये इजिप्ट और मोरक्को तक, यानी कि अफ्रीका के जो नॉर्दर्न साइड है उस पर और तुर्की पर यहाँ पे पूरे पे इसने कब्जा कर रखा था। आगे चले तो हमें पता चलता है कि जो रोमन एम्पायर था वही यहाँ पर असलियत में पहली बार क्रिश्चियनिटी लाया था। फिर यहाँ पर एक एम्पायर खड़ा होता है जिसे हम कहते हैं स्लाविक प्रिंसिपैलिटी ऑफ कार्टानिया। ये तब खड़ा हुआ जब जो रोमन लोग थे, रोमन लोगों का एम्पायर कोलैप्स कर गया। तो उसके बाद यहाँ पर ये प्रिंसिपैलिटी स्टार्ट होती है स्लाविक लोगों की।
जो कि लगभग लगभग स्लोवेनिया के ही साइज की थी। वैसे इसने स्लोवेनिया का बहुत कम ही हिस्सा ले रखा था, लेकिन तब भी ये साइज उसी का था। बाकी जो एरिया बचा कुछ है वहां पर अलग अलग ट्राइब्स अभी भी राज करती थी। कुछ टाइम और बीता तो यहाँ पर फ्रांस में एक एम्पायर खड़ा हुआ जिसे हम बोलते हैं फ्रैंकिश एम्पायर। फ्रैंकिश एम्पायर ने जर्मनी वगैरह पर कब्जा किया और वो बहुत हद तक यहाँ पर पूरा ही वेस्टर्न यूरोप कब्जा कर चुका था। इसी में यहाँ पर ये जो स्लोवेनिया है वो भी उसके कब्जे में आ जाता है। यहाँ पर जब फ्रैंकिश एम्पायर कोलैप्स करता है तो होली रोमन एम्पायर इस पर कब्जा कर लेता है। यहाँ पर इसके लगभग हर हिस्से पर होली रोमन एम्पायर का कब्जा था, लेकिन जर्मन ट्राइब्स इसे भी खत्म कर देती हैं। जैसे ही जर्मनी यहाँ पर इसे खत्म करता है तो एक नया एम्पायर इसकी जगह ले लेता है होली रोमन एम्पायर की, और वो था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ये एम्पायर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बहुत बड़ा था उस समय, लेकिन फिर यहाँ पर अचानक से फ्रांस में एक नए राजा आते हैं जिनका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन जैसे आते हैं वो सिर्फ फ्रांस से ही नहीं उससे भी दूर चले जाते हैं, मतलब और बड़ा एम्पायर कर लेते हैं। स्पेन से जर्मनी, इटली, यहाँ तक कि ये स्लोवेनिया क्रोएशिया के एरियाज तक भी पहुंच गए थे। तो कुछ समय के लिए यहाँ पर नेपोलियन का राज रहा और फिर वापस से ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के हाथों में आ गया। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का इस छोटे से टाइम में बहुत जल्दी से मैप चेंज हुआ था। फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ जाती है। ये वर्ल्ड वॉर 1 जब छिड़ती है तो इसके बाद जो नतीजे निकलते हैं वो कुछ ऐसे थे। यहाँ पर जो ये एम्पायर था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है, उसके कई हिस्से किए जाते हैं। तो स्लोवेनिया भी एक हिस्सा बन जाता है, लेकिन फिर स्लोवेनिया जो है वो यूगोस्लाविया को ज्वाइन कर लेता है। ये जो पूरा मैप है वो यूगोस्लाविया का मैप है। यूगोस्लाविया में वो रह रहा था, लेकिन उसे यहाँ पर पसंद नहीं आया और उसने यहाँ पर जंग छेड़ दी। ये जो जंग थी वो 10 दिन तक चली, इसे 10 डे वॉर कहते हैं। तो इसके बाद इसे आज़ादी मिल गई। इसके पुलिस ने यहाँ पर जंग लड़ी और जो लोग आज़ाद होना चाहते थे उन सब ने यहाँ पर जंग लड़ी यूगोस्लाविया की आर्मी के विरुद्ध, और यहीं पर बन गया यहाँ पर स्लोवेनिया। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक फैक्ट्स की। तो फिर सबसे पहले तो हम देख ले इसकी कैपिटल कौन सी है। तो इसकी कैपिटल का जो नाम है वो है ljubljana। ये इसकी कैपिटल के साथ ही फाइनेंशियल कैपिटल भी है। और अगर हम बात करें कि इधर कितनी पॉपुलेशन रहती है तो उसकी संख्या है 21.2 lakhs, और साथ ही में इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, क्योंकि यूरोप की अधिकतर कंट्रीज की जो करेंसी है वो यूरो ही है। तो यहाँ पर इसकी भी करेंसी यूरो ही है। थोड़ा आगे चलें तो हम देख सकते हैं इसकी जो लैंग्वेज है उसका नाम है स्लोवेनियन। यहाँ पर स्लोवेनियन लैंग्वेज बोली जाती है। और यहाँ पर अगर हम पीएम की बात करें तो वो है रॉबर्ट गॉल्ब, और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है नताशा पिर्क-मुसार। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई यहाँ पर पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जिनमें से 2 मेजर पार्टीज हैं। एक तो है फ्रीडम मूवमेंट जो कि यहाँ पे अभी रूलिंग पार्टी है, और दूसरी स्लोवेनियन डेमोक्रेटिक पार्टी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उसकी जीडीपी रैंकिंग की। तो इसकी जो जीडीपी रैंकिंग है वो 86 है पूरे वर्ल्ड में। और साथ ही में अब हम यहाँ पे बात करेंगे कल्चर एंड फेस्टिवल की, कि वहाँ कौन से डांस है, कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कौन सा फूड है, इन सब की। तो अगर हम डांस में बात करें तो डांस आ जाते हैं यहाँ पे, एक तो पोल्का और दूसरा कोलो। जो कोलो है वो हाथ में हाथ डालकर ऐसे डांस होता है, यानी कि लोग एक साथ करते हैं बहुत बड़े ग्रुप में, कभी कभार सर्कल में या लाइन में यहाँ पर लोग डांस करते हैं कोलो को। साथ ही में इसका जो मेजर रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। और यहाँ पर जो वो इधर के फेस्टिवल्स हैं उनमें एक तो है लेंट,
दूसरा नेशनल डे जो कि इसकी इंडिपेंडेंस को बताता है। फिर लजुब लजाना समर फेस्टिवल, यहाँ पर अलग अलग शोज होते हैं, अ, इनके आर्ट्स और ये सब दिखाए जाते हैं यहाँ पर। और फिर एक है कुरेंटू बूंजे, ये एक कार्निवल है, ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है वो है। तो यहाँ पर लोग गैदर होते हैं और अलग अलग ड्रेस में पहन के आते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ कौन कौन से फेमस फूड्स हैं, तो उनमें नाम आ जाता है पोटिका, जोटा, जगैंसी, और यहाँ पे जो लास्ट है वो एक जो सॉसेज है उसका नाम है, और वहाँ पे एक अलग टाइप का सॉसेज जो फेमस है क्रांस का क्लोबासा। ये वहाँ के फेमस फूड्स हैं। फिर अब हम बात करें वहाँ के फेमस प्लेसेस की, तो उसमें आ जाते हैं सबसे पहले तो लेक ब्लैड, फिर यहाँ पर एक है पोस्टोन्जा केव। ये जो पोस्टोन्जा केव है ये कास्ट प्लेट्यू में मिलेगा आपको। फिर है ट्री ग्लाव नेशनल पार्क, जो ट्री ग्लाव है वहाँ की सबसे ऊंची पीक है, तो वहीं पर उसी के नाम पर यहाँ पे ये नाम रखा गया है, ट्री ग्लाव नेशनल पार्क। फिर आ जाता है लजुबजाना कैसल, और एक है प्रेटजामा कैसल और पिरान, ये वहाँ के फेमस जगहें हैं। अब हम वहाँ पे बात कर लें यहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। पहली चीज़ तो यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो बहुत ज़्यादा है, तो 2016 में इसकी जो कैपिटल है उसे ग्रीनरी कैपिटल घोषित किया गया था यूरोप की। फिर साथ ही में इसके जो हाईएस्ट पीक है ट्री ग्लाव, तो उसी को यहाँ पे इन्होंने अपने फ्लैग में दिखाया है, और साथ ही में कोट ऑफ आर्म जो होता है उसमें इन्होंने ट्री ग्लाव को दिखाया है। फिर बात करें अगर हम कि ऐसा कौन सा देश है जिसके नाम में लव आता है, तो ये एक ही ऐसा देश है जिसका नाम है स्लोवेनिया। एस और निया के बीच में यहाँ पर लव आता है, तो स्लोवेनिया। और यहाँ पर एक और ऐसा फैक्ट है, वो ये है कि वर्ल्ड की सबसे जो पुरानी वाइन है, यानी कि ग्रेप्स का पेड़, वो यहीं पर मिलेगा आपको। 400 सालों से ये पुराना है और आज तक ये फ्रूट देता है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे जियोग्राफी, कि इसमें कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, यहाँ पे कोस्ट लाइन कैसी है, प्लेट्यू, और ये सब देखा। हमने देखा कि उसमें कौन से वहाँ पर रीजन्स हैं, ये सब देखने के बाद हम उसकी हिस्ट्री में गए कि वहाँ पे कौन कौन से अलग अलग एम्पायर्स आए जिन्होंने वहाँ रूल किया। फिर वो यूगोस्लाविया से कैसे जंग में जीत के उसने अपना खुद का देश खड़ा किया। फिर हमने यहाँ पर बेसिक फैक्ट्स की बात की कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ कौन सी करेंसी चलती है, पीएम और प्रेसिडेंट कौन है, इन सब की बात की। फिर हमने देखा कि वहाँ पर कल्चर एंड फेस्टिवल कैसा है, और लास्टली फेमस प्लेसेस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में हमने यहाँ पर अपनी वीडियो खत्म की। धन्यवाद, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अभी के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जो कि इस सीरीज के पहले पार्ट्स हैं। धन्यवाद।